पिछले 8 दिनों से देश जो है उन 41 मजदूरों के लिए दुआ लगातार कर रहा है जो इस वक्त उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे हुए हैं। सभी को सुरक्षित निकालने का जो मिशन है पिछले 8 दिनों से लगातार जारी है। अभी तक एक एक दिन नई चुनौतियों के साथ लगातार तमाम चुनौतियां सामने आई हैं और सामना कर रहे हैं हमारे जवान। बावजूद इसके एजेंसियां जो है जी जान से मशक्कत कर रही हैं। जो मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर हैं उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है और उनसे बात भी लगातार जारी है और उन तक खाना भी पहुंचाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। लेकिन मिशन के सामने अभी ऐसे कई पड़ाव हैं जिसे पार पाना चुनौती से कम नहीं है। आपके सामने पिछले 8 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तमाम तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से ये समझा जा सकता है कि कैसे सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचना अभी तक एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को तमाम विकल्पों पर विचार करना पड़ रहा है और रेस्क्यू का एक 6 प्लान भी तैयार किया गया है। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले मजदूरों तक का खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच की पाइप डाली जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये मिशन जो है जल्द से जल्द कामयाब हो जाए और सभी 41 मजदूरों को सकुशल हम बाहर निकाल सकें। तो देखिए तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कितना जटिल ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि बात जब लैंड की होती है तो सबसे पहले बात सॉइल की होती है, उसकी कंडीशन की होती है कि किस प्रकार से आपको उन मजदूरों तक पहुंचना है, उन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो सके और सकुशल सुरक्षित तरीके से हम तमाम मजदूरों को बाहर निकाल सकें। और इसी के लिए तमाम एजेंसियां और सरकार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। और जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि एक एक जिंदगी को कैसे सकुशल बाहर निकाल सके। देखिए, दिन ढलने के साथ खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सूरज उगते ही शुरू हो जाता है और कड़ाके की ठंड के बीच राहत और बचाव में जुटे कर्मचारी जिंदगी बचाने की जंग में जुट जाते हैं। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और ट्रकों का शोर बताता है कि मिशन को किस तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें टनल के बाहर रखी नजर आ जाएंगी, जिनके बाहर निकलने का रास्ता जिनसे बनाया जा रहा है। इस बीच हाथों में औजार लिए मजदूर टनल के अंदर दाखिल होते भी दिखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनके साथ ही जल्द ही हमारे बीच होंगे। बीते एक हफ्ते से उत्तरकाशी का यही रूटीन है। मकसद एक ही है कि कैसे भी हो टनल में फंसी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगभग इसी तरीके की तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से हर दिन देखने को मिलेंगी। 13 तारीख से ये रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई है और उससे लेकर लगातार हर एक दिन आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया और उम्मीद जल्द से जल्द यही की जा रही है कि जो तमाम जिंदगियां फंसी हुई हैं टनल के अंदर उनको बचाया जा सके। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तमाम बता रही हैं आपको कि किस प्रकार एक एक जिंदगी को बचाने का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी। टनल में फंसे लोगों को पाइप के जरिए खाना पहुंचाने का जो सिलसिला वो भी जारी है, उसकी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से कुछ कर्मचारी एक पतले से पाइप में कुछ प्रवेश करा रहे हैं और इस तरह से पाइप में डाली गई ये खाने की चीजें हैं जो मजदूरों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। बीते एक हफ्ते से एक पाइप के जरिए उन तक खाने पीने की तमाम चीजें पहुंचाई जा रही हैं। ऑक्सीजन भी पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाने का जो काम है, सोचिए कितना जटिल ये सिलसिला लगातार जारी है। राहत बचाव के काम में कई एजेंसियां लगी हुई हैं और एक्सपर्ट की अगर सलाह माने तो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन समस्या वही है कि हमको फूंक फूंक कर चलना होगा, क्योंकि इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं होते, बहुत जटिल होते हैं और ऐसे में बहुत सावधानियों का ख्याल रखना होता है। खासकर विशेष एक्सपर्ट्स की टीम ही इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं और उसी के प्रयास में एक एक जिंदगी को बचाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो देखिए तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कितना जटिल होता है जब इस प्रकार कोई चाहे आप लैंडस्लाइड की घटना देखें या इस प्रकार के निर्माणाधीन कार्य में जब सुरंग के बीच में इस प्रकार की घटना हो जाए। ऐसे में उन तक न सिर्फ हमको ये सुनिश्चित करना है कि वो जिंदगी से जिंदगी उनकी चलती रहे, सांसें उनकी चलती रहे, बल्कि मुश्किल ये भी हो जाता है कि अगर सांसें चल रही हैं तो किस प्रकार उन तक खाना पीना पहुंचाना है और अगर
उनको प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में, तो ऑक्सीजन किस प्रकार से पहुंचाना है, ये कोशिशें की जाती है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किस प्रकार से आपको वहां तक पहुंचना है, ये माइनिंग भी बहुत बड़ा काम होता है। और जब आप डिग करना शुरू करते हैं उसके बाद ये जो सिलसिला होता है ये बहुत मुश्किल। देखिए, एक तरफ टनल में फंसे लोगों को सकुशल वापसी के लिए राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि टनल में फंसे लोगों के परिवार वालों को अपनों की चिंता सता रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं और जल्द ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पर की जा रही है। इसके साथ साथ जो परिवार वाले हैं, जाहिर सी बात है उनके परिजन कई दिनों से फंसे हुए हैं, उनको चिंता होना लाजमी है। हालांकि सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगातार लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और खाना पीना भी पहुंचाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी घटना है और हमारे गांव का निवासी पुष्कर भी इसमें फंसा हुआ है, हमारा छोटा भाई है। इससे पूरे ग्रामीण लोग जो हैं बहुत दुखी हैं और उनके परिवार के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा दुखी हैं। 11 तारीख को तो बात हुई थी उससे, उसके बाद 12 तारीख को बंदी हो गया उसको। तब से अब तक डायरेक्ट तो बात नहीं हो रही है। जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनसे उनने जो भी सिस्टम लगाया होगा पाइप द्वारा, वैसे बात हो रही है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ जैसा वैभव ने बताया, इस तरीके के ऑपरेशन इतने आसान नहीं होते हैं, तो ऐसे में तमाम तरीके की जो व्यवस्था है, जो तैयारी है, वो की जाती है और अलग अलग तरीके की मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। 8 दिन से जारी है उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जंग। दिन रात चल रहा एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। यही वजह है कि अब हादसे के 8वें दिन फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी तमाम एजेंसियों ने अपनी रणनीति में बदलाव का फैसला किया है। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर दूर फंसे मजदूरों को पहाड़ का सीना चीरकर सुरक्षित निकालने का प्लान तैयार किया है। बड़ी बड़ी मशीन पहले से ही पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर रही हैं, जहां से अब वर्टिकल ड्रिलिंग कर सुरंग में उतरने की कोशिश होगी, ताकि पहाड़ के ऊपर से मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके। सुरंग में राहत बचाव कार्य का 8वां दिन है। 8वें दिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मजदूरों को सुरंग के पास भेज रहा है। 5 डायमेंशन पर काम हो रहा है। एक तकनीक है वर्टिकल ड्रिलिंग। पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग में घुसने की तैयारी है। पहाड़ों पर जेसीबी लगाई गई है। मजदूर रास्ता बनाएंगे, फिर मशीनों को पहाड़ों पर भेजा जाएगा। महामिशन शुरू हो गया है। कोशिश यही है कि हर एक तकनीक का सहारा लिया जाए। इसलिए अब मजदूरों तक पहुंच बनाने के लिए रोबोट की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। जो मलबा है और जो टनल का रूफ है, जहां डेब्री जमा है, वहां पे डेब्रीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहां पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए। उस खोजी जाए, अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए, ताकि वहाँ देखें कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ से भी लोगों को निकाल सकते हैं। ये एक सर्च करने के लिए कहा है माननीय मंत्री जी ने, उस पर कार्रवाई चल रही है। इस बीच पीएमओ के विशेष अधिकारी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार में ओएसडी भास्कर खुलबे ने उत्तरकाशी में डेरा डाला हुआ है, जो लगातार हालात पर नजर बनाए हैं। बचाव में जुटी एजेंसियों को हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं। इनकेस ऑक्सी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। इनकेस कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है, वो हमारे पास था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी विक्टिम हमें नज़र आए अक्रॉस द डेब्री, तो
फिर हमारा काम वहाँ से शुरू होगा। इसके लिए हमने तैयारी की थी कि हम हॉरिजेंटल जिस तरीके से ऑगर मशीन लगाई गई थी, तो ऑगर मशीन लगाने के जो पाइप्स आपने देखे होंगे वो हॉरिजेंटली लगाए गए हैं। कई अप्रोचेस बन रही हैं, कुछ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, कहीं से पैरेलल डिगिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से अब हम अपनी अगली तैयारी कर रहे हैं। 12 नवंबर को चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही इस टनल में एक हिस्सा धंसा तो कोहराम मच गया। हादसे को 8 दिन हो गए। उत्तरकाशी की सुरंग के मलबे में 41 मजदूरों को अपनी जिंदगी की आस है और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि टनल में फंसे लोग जल्द मुश्किल को मात देकर अपनों के बीच होंगे। टनल में फंसे लोगों को पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, कुछ कर्मचारी एक पतले से पाइप में कुछ डाल रहे हैं। इस तरह पाइप में डाली गई ये खाने की चीजें मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं पाइप के जरिए जो मजदूर हैं उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और यही सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। बीते एक हफ्ते से इस पाइप के जरिए उन लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। ऑक्सीजन भी पाइप के जरिए ही मजदूरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राहत बचाव के काम में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। एक्सपर्ट की सलाह से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, पाइप ये वही है जैसा कि आपको दिखाया तस्वीरों में कि किस प्रकार जो कर्मचारी हैं, तमाम हमारे सुरक्षा बल वो लगातार जुटे हुए हैं। कोशिश, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जिंदगी को बचाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रात तक सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए, कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की जा रही है। कितना मुश्किल ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन, आप देखिए किस प्रकार से बात करने की कोशिश की जा रही है। इतनी दूर से एक पाइपलाइन बिछाकर इस प्रकार का कम्युनिकेशन, कोशिश यही कि किस प्रकार से सकुशल एक एक जिंदगी को बचाया जा सके। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रात तक सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वहीं प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी में चल रहे राहत और बचाव अभियान पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को हर जरूरी मदद देने का भरोसा दिया है। एक दिन पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने उत्तरकाशी में टनल का मुआयना किया और राहत और बचाव काम से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहे। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं।
तो वहीं उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने का अभियान हर दिन तेजी पकड़ रहा है। तमाम एजेंसियां दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। ऐसे में टनल में कैसे ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है, कहां मजदूर फंसे हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि फिलहाल 41 मजदूर टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर फंसे हैं। 200 मीटर अंदर 60 मीटर तक मिट्टी धंसी थी। रेस्क्यू के दौरान टनल से और पत्थर गिरे, जिसकी वजह से मलबा कुल 70 मीटर तक फैल गया और रेस्क्यू टीम की तरफ से मलबा करीब 24 मीटर तक हटा लिया गया है। रेस्क्यू टीम अब इस मलबे के बीच से मशीन की मदद से करीब 900 mm मोटे एक पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इस पाइप के जरिए फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। मजदूरों को मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन, खाना, पानी पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है। इस सुरंग की अगर बात करें तो सिलक्यारा के नजदीक निर्माणाधीन करीब 4 किलोमीटर 531 मीटर लंबी ये सुरंग है, जिसमें सिलक्यारा की तरफ से 2340 मीटर और बड़कोट की तरफ से 1750 मीटर निर्माण कार्य हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ घटना हुई और कैसे जिंदगी के इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव लगातार आते रहे। दरअसल ये जो मुसीबत है उस वक्त शुरू हुई जब 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे टनल में मेन गेट से 200 मीटर अंदर मलबा गिर गया, जिससे टनल में आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। जो 41 मजदूर जो है टनल के भीतर जाकर फंस गए। हालांकि रेस्क्यू के लिए उसी वक्त एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया। 13 नवंबर की बात करें तो उस दिन भी पूरे वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। बिल्कुल, देखिए टनल के भीतर अगर देखें 25 मीटर तक जो है पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन 20 मीटर के बाद ही काम रोकना पड़ गया। टनल में फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाने पीने का जो सामान है वो लगातार पहुंचाया जा रहा है। 14 नवंबर की बात करें तो ये दिन बेहद अहम साबित हुआ। टनल से मजदूरों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स से सलाह ली गई। यही नहीं, रेस्क्यू के लिए हैवी मशीन्स भी यहां पर लगाई गई। तो देखिए विदेशों से भी मदद ली जा रही है। 15 नवंबर को बात अगर हम करें तो ड्रिल मशीनों में खराबी आने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रोकना पड़ गया। बहुत जटिल होता है, हालांकि पीएमओ के दखल के बाद और 20 ज्यादा हैवी मशीनें घटनास्थल तक पहुंचाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। वहीं 16 नवंबर की बात करें तो रेस्क्यू के लिए पहुंची आगर ड्रिलिंग मशीन लगने के बाद रेस्क्यू के काम ने फिर से रफ्तार पकड़ी। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने रेस्क्यू के काम की जानकारी ली और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए। जी हाँ गुंजन, देखिए 17 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा। इस दिन देखिए ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने की वजह से ऑपरेशन को फिर से रोकना पड़ गया। वहीं टनल में फंसे लोगों को दूसरी जगह से निकालने के लिए सर्वे की बात भी सामने निकल कर आई। वहीं 18 नवंबर को पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री के दूत मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन से जुड़े सभी कामों की जानकारी ली गई। मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके, इसके लिए 5 जगहों से ड्रिलिंग का नया प्लान भी तैयार किया गया। देखिए कोशिशें कितनी तरीके से की जा रही हैं। 19 नवंबर की अगर हम बात करें, यानी कल खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। शाम तक रेस्क्यू के लिए टनल बनाने का काम फिर से शुरू हुआ। आज सुबह टनल में फंसे मजदूरों से रेस्क्यू टीम के लोगों ने बातचीत भी की और उन्हें जल्द निकालने का आश्वासन दिया। यही नहीं, पाइप के जरिए मजदूरों के लिए खाना पानी भी भेजा गया। तो देखिए इस तरीके से लगातार जो मिशन रेस्क्यू है वो जारी है और मजदूरों को ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं होइए। ऑक्सीजन, खाना वहां पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर काम को अंजाम दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बड़े अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता फंसे हुए कर्मचारियों को बाहर निकालना है, फिर हालात की समीक्षा की जाएगी। भविष्य में कैसे इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है। अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। वहीं सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के लिए अब नई रणनीति पर अमल की तैयारी है। 6 बंधुओं पर अब इस रेस्क्यू मिशन को चलाया जाएगा और 8 दिन से फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाई जाएगी।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में पिछले 8 दिनों से 41 जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने की मुहिम में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की टीमें भी इस मिशन में लगी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल वाली जगह पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। अपने दौरे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने 6 स्ट्रैटेजी के तहत मजदूरों को बचाने की बात कही है। तो अब 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जिन 6 बिंदुओं पर आगे बढ़ने की तैयारी है, अगर उसकी बात करें तो प्लान नंबर 1, मलबे के बीच 900 मिलीमीटर पाइप डालना, साथ ही एक सुरंग के आकार का रास्ता बनाया जाएगा। अभी सुरंग की छत को मजबूत किया जा रहा है। इसमें टीम के निकलने के रास्ते की खातिर सीमेंट ब्लॉक लगाए जाएंगे। अब तक केवल 24 मीटर ड्रिल किया गया था, जिसमें 6 मीटर के 4 पाइप थे। प्रत्येक 6 से 8 इंच व्यास की लाइफ सपोर्ट लाइन बनाई गई है। प्लान नंबर 2, ऊंट की तरह पहाड़ की चोटी में सीधी ड्रिलिंग की जाएगी, जिससे मलबे के पीछे एक रास्ता बनाया जा सके। ये फंसे हुए श्रमिकों को निकालने और साथ ही चौड़े होने की सूरत में सप्लाई लाइन के तौर पर भी काम में लिया जा सकता है। प्लान नंबर 3, इसमें सुरंग के दाईं ओर से जमीन के समानांतर ड्रिलिंग शामिल है। इसके जरिए मलबे के पीछे बचाव का रास्ता तैयार करना है। प्लान नंबर 4, योजना 3 जैसी, बस इसमें सुरंग के बाईं ओर से क्षैतिज ड्रिलिंग शामिल है, जहां बचाव का रास्ता तैयार किया जाएगा। प्लान नंबर 5, सिलक्यारा और पॉलीगॉन छोर के बीच बचे 450 मीटर खंड को ध्यान में रखते हुए पॉलीगॉन प्रवेश द्वार से खुदाई को तेज करना। प्लान नंबर 6, सुरंग की छत के मलबे और चट्टानों के बीच सप्लाई बनाना। इसमें शुरुआती जांच के लिए माइक्रो ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाना है। इसके बाद पहाड़ की चोटी से सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी। आठ दिन से फंसे इन मजदूरों का हौसला बरकरार रहना इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत होगी, क्योंकि अंधेरों के बीच हर दिन जिंदगी पर विश्वास डगमगाना लाजमी है। ऐसे में ये प्लान मजदूरों को सुरक्षित वापस ले आए, सबसे अहम ये है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा, ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महापर्व छठ की। आज महापर्व छठ का चौथा और आखिरी दिन है। आज के दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ देती है और व्रत का समापन करती हैं। व्रत के आखिरी दिन सभी व्रती छठ घाटों पर पहुंचे और उगते सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया। छठ महापर्व का उल्लास केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिला। देश विदेश से आई 9 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश और विदेशों में कितने धूमधाम से इस महापर्व को मनाया गया है। दिल्ली से लेकर अमेरिका के न्यूजर्सी में घाट पर भारी भीड़ है। सभी व्रती अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंच रहे हैं। सूर्य को अर्घ देकर अपना 36 घंटे का उपवास इन महिलाओं ने खोला है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हुई, जहां उसके बाद खरना, खरना के बाद संध्या अर्घ के बाद सुबह का अर्घ देने के साथ इस व्रत का समापन हो चुका है। अभी अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से हालांकि इसे मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली, रांची, गोरखपुर, नोएडा, न्यूजर्सी, कैलिफोर्निया, काठमांडू और कोलकाता से आई ये तस्वीरें लगभग एक ही जैसी आपको नजर आएंगी, क्योंकि हर जगह छठ पर्व की छटा देखते ही बन रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने परिवार के साथ महापर्व छठ मनाया। नीतीश कुमार ने परिवार के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और व्रतियों ने वहां मौजूद मुख्यमंत्री को प्रसाद दिया। आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिए जाने के बाद छठ घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या आम क्या खास, सभी ने इस महापर्व को बहुत ही अनोखे अंदाज में मनाया और घाटों पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य देकर किस प्रकार से इस व्रत का समापन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, साथ में
तमाम महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नीतीश कुमार नजर आए। और बात करें अगर छठ त्योहार की, तो खासकर बिहार में ही इसका सबसे ज्यादा रंग देखने को मिलता है। पिछले 4 दिनों से सूर्य उपासना के पर्व की छठा हर तरफ आपको देखने को मिलेगी। बाजार से लेकर घाट तक का माहौल आस्था और भक्ति के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आया। आपको दिखाते हैं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस पारंपरिक पर्व के देश के कोने कोने के साथ विदेशों में भी कैसे अनुपम छठा देखने को मिली। देखिए, आस्था का पर्व, भक्ति की बयार, छठ पर उल्लास अपार। देश में कमोबेश हर तरफ छठी मैया की जय जयकार रही। घाट गुलजार रहे, जहां आज उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया गया। वहीं इससे पहले रविवार को ढलते सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया से सुख संपन्नता का आशीर्वाद मांगा गया। ये जो परंपरा अभी निभाई गई, सिंदूर लगाना, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए एक तरह से कह लीजिए कि ये मस्ट होता है कि आप जब आप छठ घाट से जाते हैं वापस, तो जो व्रती हैं उनको प्रणाम करने के साथ साथ आपको सिंदूर लगाया जाता है। आपके घर में आपके परिवार की मंगल कामना की जाती है, आपके बच्चे की उम्र लंबी हो, आपके पति की उम्र लंबी हो, घर में खुशहाली हो, ऐसी कामना यहाँ छठ घाट से की जाती है। छठ की परंपरा और संस्कृति की खुशबू ही इतनी सौंधी है कि न अब इसकी कोई सीमा है, न तो कोई भूगोल है। बस इतना समझ लीजिए कि छठ ने अपनी अलौकिकता और मान्यताओं से देश के कोने कोने को अपने रंग में रंग लिया है। रविवार को आस्था के इस महापर्व में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पहला अर्घ्य दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालु छठ घाटों से घर लौटे, मगर पूरी रात पूजा अर्चना का सिलसिला घर पर भी जारी रहा। पटना, वाराणसी, लखनऊ पूरे भक्तिभाव के साथ श्रद्धालुओं ने इन जगहों पर भी भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। छठी मैया को नमन करने के लिए माया नगरी मुंबई भी रंगी दिखाई दी। यहाँ भी छठ के अनोखे रंग बिखरे। मुंबई में हर साल जब छठ का पर्व शुरू होता है तो लोगों की भारी भीड़ होती है। चौथे दिन जब मुंबई में छठी की पूजा शुरू होती है, जब सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, तो उस समय भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। महिलाएं जो हैं वो मुंबई के अलग अलग जगहों से, परिवार अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। लोग जो हैं अभी भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर साल इसी तरीके से जुहू बीच जो है वो लोगों से भरा हुआ रहता है। गंगा समेत कई और पवित्र नदियों की रेतीली जमीन से लेकर तालाब किनारे सजे धजे घाट, इन 4 दिनों में छठ की छटा बेहद अनुपम दिखाई दी। लोग बिहार से विस्थापित हो गए हैं, पूर्वांचल से विस्थापित हो गए हैं। उनकी कोशिश है कि वो अपने परंपराओं को ना छोड़े, जो अपने त्योहार हैं उनको खुद मनाए, और हम भी छठ की रौनक यहाँ पे देख रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ की ये अद्भुत तस्वीर है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश और बिहार से निकले लोगों का पारंपरिक महापर्व छठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये लोक परंपरा के प्रति अगाध आस्था ही है, जिसको अपनाते हुए बिहार मूल की ये छठी व्रती महिलाएं कड़ाके की ठंड में कृत्रिम तरीके से बनाए गए जलकुंड के अंदर खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती दिखी। 7 समंदर पार की धरती पर भी इस छठ की छटा देखते बन रही थी। लंदन में बिहारी कनेक्ट्स ग्रुप में इस बार बड़े पैमाने पर छठ पूजा कराई गई। परदेश में सालों से रह रही इन महिलाओं की छठ के प्रति आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा था। मेरी शादी को 15 साल हो गए और शादी के पहले मेरे घर पे मैं अटेंड करती थी छठ पूजा, और इन 15 सालों में मैंने इतना छठ को मिस किया। और जब मुझे पता चला कि यूके में रह के भी आप छठ पूजा अटेंड कर सकते हो, तो मैं से रहा नहीं गया और मैं यहाँ पे आ गई। तो 15 सालों का जो मैंने मिस किया है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी छठ की रौनक और उसका उल्लास दिल को छू गया। 4 दिन का उपवास, कठिन पूजा विधि और भक्तों का अपने आराध्य में अटूट विश्वास।
बस यही कुछ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू हैं छठ से जुड़े हुए, जिनसे करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था बरसों बरस से मजबूती के साथ आज भी जुड़ी है। लखनऊ से शिल्पी सेन, पटना से अनिकेत, मुंबई से पारस दामा, ग्रेटर नोएडा से श्वेता झा और दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेक इन इंडिया की दिशा में भारत एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। देश को जल्द ही स्वदेशी तेजस मार्क 2 विमान मिलने वाला है। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइटर जेट के इंजन को लेकर समझौता किया, जिसके बाद इस फाइटर जेट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हॉल करेगा। इस स्वदेशी लड़ाकू विमान का लोहा दुनिया ने माना। अब तेजस के पुर्जे पुर्जे पर होगी मेड इन इंडिया की मुहर। भारत के सर्वशक्तिमान बनने की हो चुकी है शुरुआत। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 का निर्माण अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। हल्के लड़ाकू विमान MK2 और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली 2 स्क्वाड्रन के इंजन अब देश में ही बनेंगे। तेजस मार्क 2 का वजन मिराज, जगुआर और ग्रिपेन के समान होगा, यानी इसका वजन 17.5 टन होगा। इस विमान में भारी स्टैंड ऑफ हथियार की क्षमता होगी। DRDO के अनुसार अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर ये इंजन बनाएंगी। अमेरिका से इसकी सभी मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने इसी साल 30 अगस्त को तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों के निर्माण की मंजूरी दी थी। ये विमान चरणबद्ध तरीके से मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। तेजस MK2 का निर्माण 2027 तक कर लिया जाएगा। DRDO GE 414 इंजन के साथ एयरक्राफ्ट विकसित करेगा। GE 414 GE 404 का एडवांस्ड वर्जन है। GE 404 इंजन का मौजूदा 83 फाइटर विमान में लगा है। ये 83 फाइटर जेट अगले कुछ सालों में भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। तेजस मार्क 1 की तुलना में मार्क 2 ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा और इसमें इंजन भी ज्यादा ताकतवर होगा। इसकी रफ्तार मैक 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि ईंधन क्षमता 3400 किलोग्राम होगी। इस विमान के लिए अभी तक जो लक्ष्य तय किया गया है, उसके मुताबिक ये विमान दिसंबर 2024 तक पहली उड़ान भर सकता है और इसके 2028 तक बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की पहली उड़ान में 7 साल लग सकते हैं और इसे शामिल करने में 10 साल का समय लग सकता है। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट है जो जितना हल्का है उतना ही घातक है। आत्मनिर्भर भारत की ये वो शान है जिसके मुरीद आज दुनिया के कई मुल्क हैं। आज इसी सिंगल इंजन फाइटर जेट की बदौलत मेक इन इंडिया की दुनिया में जय जयकार हो रही है, क्योंकि ये है भारत का वो भरोसेमंद हथियार जिसको देख दुश्मन भी दहल जाता है। अब भारतीय वायुसेना को इंतजार और ज्यादा ताकतवर मार्क 2 का है, जो भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयां देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।